celebrating the diversity of cultures, creating दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम न्यू इंडिया संकल्प। नमस्कारम। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, एयरपोर्ट्स हो या फिर सी पोर्ट्स, बात चाहे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की करें या फिर भारत के अन्य महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एटॉमिक पावर प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, इनकम टैक्स ऑफिस, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के सिक्योरिटी का जिम्मा CISF के पास है। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आज हम इसी पुलिस बल पर केंद्रित हैं और इस विषय पर बातचीत के लिए मेरे साथ यहाँ दूरदर्शन दिल्ली के स्टूडियोज़ में 5 विशिष्ट मेहमान हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। स्वागत करना चाहेंगे श्री KM सिंह जी का। नमस्कार। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल CISF और साथ ही फाउंडर मेंबर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और आपके बाद जिन्होंने CISF को सक्सीड किया वो भी हमारे साथ हैं, SIS अहमद साहब। आप ना केवल CISF के DG रहे हैं बल्कि CRPF के भी DG रहे हैं और साथ ही एविएशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर विक्रम सिंह का। एडिशनल डायरेक्टर जनरल CISF के रहे हैं आप और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के भी महानिदेशक रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। आलोक कुमार पटेरिया जी हमारे साथ हैं। वर्तमान में आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं CISF के, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही सुधीर कुमार जी हमारे साथ हैं, IG NCR CISF। दिल्ली मेट्रो में लाखों पैसेंजर्स का जो जिम्मा है और भी NCR क्षेत्र में सारा आप देखते हैं। तो CISF पर आज ज़रूर बातचीत करेंगे क्योंकि गौरतलब है 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई और स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है ये पुलिस बल। तो आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई और थैंक यू वेरी मच CISF टीम। तो सबसे पहले CISF का ये गीत जहां पर संरक्षण और सुरक्षा कैसे करता है देश की, आइए जानें। वतन हमारी जान, मुल्क की तरक्की के हम हैं, हर पल निगहबान हम हैं। CISF, CISF, वो जो हमारी पहचान है, वो जिनसे हमारी शान है। विकास के जो निशान हैं, हम उनके निगहबान हम हैं। CISF, CISF, मुश्किल हो तो मुश्किल नहीं, हट जाए पीछे मुमकिन नहीं। नहीं कोई जगह जहां हम नहीं, बढ़ाते हैं हम देश की शान, हर पल निगहबान हम हैं। CISF, CISF। न्यू इंडिया संकल्प में आज हम बातचीत कर रहे हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स पर, जहां जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। मिस्टर KM सिंह, मैं आपसे शुरू करूंगा कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत तो बहुत से ऐसे सेंट्रली आर्म पुलिस बल आते हैं जैसे CRPF, ITBP, NSG। तो CISF कैसे अलग है सबसे? CISF इसलिए अलग है कि बाकी फोर्सेज जो हैं बॉर्डर डिफेंड करते हैं और एक दूसरे तरह के एंटी नेशनल, एंटी सोशल, लॉ एंड ऑर्डर में जो इन्वॉल्व है उनको डील करते हैं। CISF अपने आप में जो है हमारे जो नागरिक हैं, लॉ अबाइडिंग नागरिक हैं, उनके सुरक्षा में PSU में हैं। तो इसका एक दूसरा पीपुल्स फ्रेंडली फोर्स है। इसमें बंदूक का, गोली का कोई स्कोप नहीं है। अच्छा। और इसमें CISF ने काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन अब तक किया है। जी, तो विशेषता अगर देखें अहमद साहब, एक तो ये हो गया कि शायद सभी पुलिस बल में सबसे ज्यादा पब्लिक इंटरफेस CISF का है। और इसकी विशेषता कैसे समझे व्यूअर? देखिए, CISF और दूसरे फोर्सेस में अंतर है कि CISF is a cost neutral force in the sense whenever CISF is deployed in an installation, the installation concern has to pay for the cost reimbursement करने की जरूरत पड़ जाती है। This is actually the basic difference between that other forces and the CISF। यानी जैसे हम CRPF की बात करें तो शायद उसका खर्चा भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, लेकिन CISF जो डिप्लॉय कर रहा है वो देगी पैसे। Any installation, जहाँ जिस installation में CISF डिप्लॉय होती है, the entire cost has to be reimbursed by that installation। For example, PSU हो, स्टील प्लांट हो, स्टील प्लांट को देना पड़ता है। Entire cost of deployment of the CISF has to be borne by the plant concern। जी। And this is number one। And basic structure में भी एक अंतर है
बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि दूसरे फोर्सेस हैं, लाइक CRP हो, BSF हो, उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है, हिरार्किकल पैटर्न, जिसमें एक सेक्शन होता है जिसके ऊपर एक हेड कांस्टेबल हो, देन एक सब इंस्पेक्टर हो, देन इंस्पेक्टर, इस प्रकार का होता है। एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें। लेकिन CISF में वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इज प्योरली बेस्ड ऑन द नीड बेस्ड। जिस प्रकार उस इंस्टॉलेशन में नीड हो फोर्स की, उसी प्रकार का CISF का डिप्लॉयमेंट होता है। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं बाकी पुलिस बल में डॉक्टर विक्रम सिंह की बटालियंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूनिट्स में देखें तो एक यूनिट में 10, 15, 20 भी हो सकते हैं, एक यूनिट में हजारों भी हो सकते हैं। निसंदेह, जैसे डॉक्टर श्री SIS अहमद साहब ने फरमाया है कि इसकी संरचना बहुत अलग है अन्य अर्धसैनिक बलों से, और इसको नीड बेस्ड के आधार पर VIP सिक्योरिटी अगर है तो उसके मानक अलग होंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी है वो कंसल्टेंसी के आधार पे जो गुणवत्ता और जो अधिकाधिक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा वो मानक दिए जाएंगे। इसके अनुसार आप देखेंगे कि जैसा देश वैसा भेष। जी, जैसा देश वैसा भेष। तो पब्लिक इंटरफेस है, कॉस्ट न्यूट्रल मोड पे चलता है, और लोगों को लगता होगा कि शायद सिर्फ सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ही संरक्षण करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी केटर करता है CISF। जी हाँ, ये बहुत ही वर्सेटाइल फोर्स है। इसका जो इवोल्यूशन हुआ है बहुत ही अच्छे से हुआ है, इसकी एडेप्टेबिलिटी इसकी खूबी है। 2009 में प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी भी CISF को दी गई है जी। और वर्तमान में करीब 9 ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें CISF प्राइवेट सेक्टर में भी अपना सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जी। लेकिन अगर हम 1969 में वापस जाएं, 60 के दशक में ऐसी कौन सी चर्चा हुई कि लोगों को लगा कि CISF जैसा एक अलग पुलिस बल होना चाहिए? ये देखिए हम लोगों ने बड़ी हम्बल बिगनिंग की 1969 में 3 बटालियन से, और उसके बाद से लगातार जो देश में एक इकोनॉमिक प्रगति, लिबरलाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ, तो सही मायने में अगर कह सकते हैं तो CISF एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की पार्टनर रही है इस देश में। 83 में हमें आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन का दर्जा दिया गया। उसके मिलने से एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, मोरल, जो एक फोर्स का स्ट्रक्चर चाहिए था वो वहाँ से प्रदान हुआ, और उसके बाद से फोर्स ने लगातार प्रगति की है, दिन गुना चौगुना आप कह सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों को 89 में फिर एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन का भी एक मैंडेट ऐड किया गया जी। फिर 99 में अगर हम आते हैं 89 के बाद, तो इसमें हम लोगों को एक कंसल्टेंसी विंग शुरू करने की आज्ञा हम लोगों की मिली। इससे CISF एकमात्र ऐसा फोर्स बना जो कि रेवेन्यू अर्निंग फोर्स आप कह सकते हैं। और 99 के बाद से 5-6 घटनाएं, जैसे कांधार एयरपोर्ट की घटना, उसके बाद 2000 में पहली बार CISF को एयरपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई, और उसके बाद से आज हम लोग एक्सेट एयरपोर्ट पे हैं जी। 2001 में गवर्नमेंट बिल्डिंग जितनी आप दिल्ली में देखते हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उसकी जिम्मेदारी दी गई। फिर 2006 में VIP सुरक्षा एक नया विंग हमारा बनाया गया जी। 2007 में दिल्ली मेट्रो, जहां की आज 30 लाख फुटफॉल है, उसकी जिम्मेदारी दी गई। और 2009 में हम जैसे ही आए फिर हमें प्राइवेट सेक्टर की दी गई जी। तो ये कुछ आयाम हैं, ये कुछ मोड़ हैं, और इसको जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ देश का होता गया, आप उसी ग्राफ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उसी के साथ साथ CISF के ग्रोथ के आप कर्व को देख सकते जी। बिल्कुल। तो जैसा सुधीर जी ने कहा कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर रही है CISF, और 10 मार्च CISF का स्थापना दिवस होता है। 10 मार्च 2018 को जब ये पुलिस बल अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में पहुंचा, तो रेजिंग डे के अवसर पर माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारी जितनी आर्म्ड पुलिस फोर्स है अथवा दुनिया की जितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सारी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज में सबसे बड़ी फोर्स यदि कहीं की मानी जाती है तो भारत की मानी जाती है, और CISF मानी जाती है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे रणनीतिक संस्थानों की भी आप सुरक्षा करते हैं, और रणनीतिक संस्थानों की ही सुरक्षा नहीं करते हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह करते हैं। चाहे एयरपोर्ट पर ड्यूटी देनी हो, चाहे स्टैटिक इंस्टॉलेशन पर ड्यूटी देनी हो, अथवा अन्य कई स्थानों पर ड्यूटी क्यों न देनी हो, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी क्षेत्रों में भी बखूबी आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं।
और इस सच्चाई से भी सभी अवगत हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी जब एक बार हमारी सीआईएसएफ फोर्स का जाना हुआ था, हमारी फोर्स ने ये बहुत ही शानदार वहां पर काम किया है। यानी आपकी भूमिका मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। लेकिन यदि आपकी भूमिका मल्टी डायमेंशनल है तो साथ ही साथ आपकी चुनौती भी बड़ी है। चुनौतीपूर्ण भूमिका का आप निर्वाह कर रहे हैं। आपका घोषवाक्य ड्यूटी विद स्माइल। तो जैसा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि सीआईएसएफ ड्यूटी विद स्माइल ये उसका देह है। आपने तो बहुत ट्रेनिंग्स की हैं, खासतौर पर जब आप महानिदेशक बने और नया नया एयरपोर्ट का जिम्मा आया सीआईएसएफ के लिए, तो ट्रेनिंग में आपने कैसे सुनिश्चित किया कि पब्लिक इंटरफेस एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा है तो जो हमारा स्टाफ मेंबर है वह अपेक्षाओं पे खरा उतरे? जब 2001-2 में सीआईएसएफ को एयरपोर्ट का सिक्योरिटी दिया गया, अगर आप याद करें तो उस समय इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज यही 2 एयरलाइन थे। फेयर बहुत महंगा था, बहुत ऊंचे तबके के लोग, सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर वही ट्रैवल करते थे। हमारे एयरपोर्ट के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो गए, अधिकांश लोग पहली बार एयरपोर्ट में इंटर किए, खाकी कल्चर, तो उसको लाना उनको इस लेवल पर कि उस ऊंचे तबके के लोगों के साथ से प्रॉपरली बिहेव करें, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए सीरीज ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। उनको यहाँ तक कहा गया कि आप सिक्योरिटी के साथ साथ आपका इंटरफेस ऐसा हो कि आप पैसेंजर्स को ग्रीट करें, स्माइल करें और लगे कि स्माइल अपने आप आ रहा है, आपके बनावटी नहीं है जी। और ये मैं कहूँगा कि सीआईएसएफ ने इसे बहुत अच्छा से किया है। अगर कभी आप कहें तो मैं छोटा सा 1-2 वाक़या सुनाइए। बहुत सारे एक्सपीरियंस है। एक मैं बताऊँगा कि 2003 की बात है। हम लोग सबको कहते थे कि आप ग्रीट करो, स्माइल करो। स्टाफ में इतनी इनमें इनोवेशन है कि कई जूनियर स्टाफ अपने आप बहुत चीज़ सोच लेते हैं। अच्छा। एक बार मुझे एक राजीव रंजन करके हैं, NRI बेस्ड इन जर्मनी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपका तो सीआईएसएफ बड़ा स्मार्ट हो गया। मैंने क्या हुआ? ही सेड कि मैं लास्ट टाइम जा रहा था एयरपोर्ट में, बोर्डिंग कार्ड स्टैम्प करके उसने कहा, वो कहा कि मिस्टर रंजन हैव ए नाइस फ्लाइट। मैं चकरा गया कि मेरा नाम मुझे कैसे मालूम है। तो मैंने उससे पूछा सीआईएसएफ वालों से, तो उसने बोर्डिंग कार्ड दिखा के मुझे स्माइल किया। आई फाउंड माय नेम वाज देयर। यस। So then Rajiv Ranjan said कि I was thinking, I have been traveling all over the world for last 20 years, New York, London, सब कुछ। कभी इसमें सब जगह लिखा होता है, किसी ने नहीं कहा, इसने मुझे कहा। तो ये सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं, but the way CISF has adapted itself, मैं लास्ट में कहूँगा इस बारे में कि 1999 कंधार हाईजैकिंग के बाद सीआईएसएफ को दिया गया। अगर आप हाईजैकिंग का हिस्ट्री देखें, 71 से 99 में 9 हाईजैकिंग हुए। उसके बाद से जब 2000-2001-2 में दे दिया गया, तब से आज तक एक भी हाईजैकिंग नहीं हुआ। जी बिल्कुल, इसके लिए तो बिल्कुल तालियां बनती हैं सीआईएसएफ के लिए। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। सीआईएसएफ की कार्यकुशलता, व्यापारिक दक्षता का इनका जो प्रतीक है कि दे हैव डन रिमार्केबली वेल। जी बिल्कुल डॉक्टर विक्रम, दिस इज अ वेरी प्लेजेंट analysis that last 2 decades, ever since CISF has been inducted into airports, India has not witnessed even a single hijacking incident at the airport. Rightfully so, Mr. Amit, and that what Mr. Kian Singh has said, I would like to reiterate and reinforce what he has said. One, that it is service with a smile, which is backed up by tremendous professionalism. Yes. Hard work, updating your technology to futuristic technology, and indeed a training which has a no-nonsense approach. And every time you see, I have seen all these senior officers traveling. Even if the DG is traveling, he will first give a salute, search him thoroughly, then again salute and say, wish you a happy and safe journey. But make no mistake about it, the constable or the person searching his own DGP will be very unsparing. And this is an example for every person who's traveling who would feel that perhaps the senior officer would cut corners. This is the professionalism that is responsible, not only with a smile, but with a no-nonsense approach. जी बिल्कुल सही। लेकिन आलोक जी ये बताइए, रोज जैसे सुधीर जी कह रहे थे दिल्ली मेट्रो में 30 लाख रोजाना पैसेंजर्स, एयरपोर्ट में भी लाखों, क्योंकि 60-61 एयरपोर्ट्स आप देखते हैं भारत में। अगर मान लीजिए किसी पैसेंजर को गुस्सा आ गया, वो चिल्लाने लगा, तो कैसे आप ट्रेनिंग देते हैं सॉफ्ट स्किल्स की? कैसे मैनेज करता है सीआईएसएफ का व्यक्ति? ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। हमारे जितने भी पर्सनल वहाँ पदस्थ हैं, उनको लगातार सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती रहती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस तरह एक एजिटेटेड पैसेंजर को
बड़े ही पोलाइटली बट फर्मली हैंडल किया जाए। और आप लोगों ने स्वयं एयरपोर्ट पे देखा होगा कि उनकी ट्रेनिंग इतनी इफेक्टिव है कि वो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं एयरपोर्ट का नज़ारा, छोटे बच्चे हों बड़े हों, हम ये मान सकते हैं पिछले 2 दशक में भारत में ट्रैवलर्स भी बहुत बड़े हैं। तो सुरक्षा की जहां तक बात है, बिकॉज यू आर एन एविएशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, अहमद साहब, एक तो यह है कि हम फ्रिस्किंग करें, लेकिन टेक्नोलॉजी का कितना हम सहारा ले रहे हैं? मैं जो KM सिंह साहब ने जो बताया उसमें आई वांट टू स्लाइटली एक्सपैंड ऑन दैट। Yes. See, when we took over the airport, this kind of duties were not, CISF was not equipped to handle this kind of aviation security duties. Aviation security, it's totally a different ball game altogether. They need to perform, conform to a lot of international norms, like ICAO के guidelines होते हैं, Bureau of Civil Aviation Security के guidelines होते हैं, इनको follow करना पड़ता है. And airport security and the PSU security or public undertaking security, they're totally different altogether. Okay. The credit of CISF goes in adapting to this change, and we must give full credit to the CISF personnel at the airport and also the leadership at that point of time, who quickly geared up the training of the CISF and made them take this new role. Yes. And one must say that CISF really took over this new role in excellent manner, and today if security of the airports is a very high level, the entire credit should go to the training of the CISF. What Dr. Vikram Singh has also mentioned about the training. Yes. And CISF is absolutely a professional force now, and I have no hesitation to say I have seen security forces all over the world performing airport security, and CISF is comparable with the best. Yes. On that we have no doubt about that. So this is number one. And smiling, talking about the technology, CISF, when I'm at Delhi airport, when T3 came up, yes, and T3, the best of the technology was introduced in T3, in fact at par with the best in the world, and I closely saw how CISF was working at that point of time, whether it's the technology in terms of access control, whether it's the bomb detection equipment, whether it's the perimeter detection equipment, the ease with which the CISF handled this is really amazing. And I have no hesitation to say CISF is best techno savvy force in the country at the moment. Okay. In fact, there's no hesitation. Okay, very nice. क्योंकि ट्रेनिंग की बात की, मैं चाहूँगा मिस्टर KM सिंह थोड़ा बताइए, क्योंकि आपके लीडरशिप के अंतर्गत ये हुआ था कि नीसा, जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी है हैदराबाद में, वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस घोषित किया गया, तो क्या ट्रेनिंग उसी पे ही निर्भर रहता है CISF? नहीं, CISF जो है, नीसा जो है हैदराबाद में, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है एविएशन सिक्योरिटी में ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटी में भी ऑल सिक्योरिटी मैटर, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैटर्स, इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो. आई लाइक टू ऐड, जैसे अहमद साहब ने तो बोला कि कैसे ट्रेनिंग होता है, और डिसाइडेडली नीसा में जो ट्रेनिंग है एविएशन सिक्योरिटी का, इट मे कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. इट्स एन आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन. जब डिजास्टर मैनेजमेंट 2003-04 में डिसीजन हुआ, चारों फोर्स BSF, CRPF, CISF, ITBP को दिया गया. उस समय आई हैपेंड टू बी द DG CISF एट दैट टाइम, एंड CISF एक्सेप्टेड द रोल. और नीसा हैदराबाद को उस समय हम लोगों ने सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट भी डिक्लेयर कराया. नीसा के ट्रेनर जाके ADPC बैंकॉक में ट्रेनिंग लेके आए, उन्होंने इक्विपमेंट बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट वर्ल्ड में लिया, एंड द सुनामी 2004 में हुआ. CISF was the only force with 200 people best of trained, and they did remarkably well. So NISA is an outstanding institution. Yes, बिल्कुल. और NISA के अंतर्गत ही मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें. हमारे पास बहुत अच्छा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है. हाँ जी. जैसा कि मिस्टर सिंह बता रहे थे, दैट नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हैदराबाद, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है, उसी के कैंपस में हमारे पास फॉरेस्ट सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट इन द कंट्री. वहाँ पे हम हमारे लोगों को दूसरे सर्विसेज, दूसरे स्टेट्स के पर्सनल को ट्रेनिंग देते हैं. हमारे यहाँ एक स्पेशल टैक्टिक्स ट्रेनिंग विंग भी है, जो भी बहुत ही पॉपुलर है, और हम दूसरे स्टेट्स को इंक्लूडिंग JNK इन सबको वहाँ ट्रेनिंग देते हैं. हमारे फोर्सेस को तो देते ही हैं. इसके अलावा हमारे पास 6 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं. अच्छा. जहाँ पे हम हमारे जो कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर्स, जो सब ऑफिसर्स लेवल तक की ट्रेनिंग हम वहाँ पे लगातार चलती रहती है. हमारे पास एक कैनाइन ट्रेनिंग स्कूल भी है रांची में. अच्छा.
जो अभी एविएशन सिक्योरिटी की बात चल रही थी जी। या मेट्रो में सिक्योरिटी होती है, जी। तो बम डिटेक्शन स्क्वाड्स हैं, कैनाइन उसमें बहुत मदद करते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग भी लगातार चलती है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल ट्रेनिंग पर और भी बातचीत करेंगे। ऐड करना चाहूँगा जी मैं आपसे सबसे जी पटेरिया साहब ने फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में कहा। जी। सीआईएसएफ के पास करीब 6-7 हज़ार लोग हैं जी। और फायर सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ सीआईएसएफ जी। इज बेस्ट इन द कंट्री, जी। इवन बेटर दैन नेशनल फायर सर्विस कॉलेज इन नागपुर। जी बिल्कुल, इस पर और बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। प्राणदायिनी माँ सिर्फ जन्म देने वाली ही नहीं, पालने वाली भी होती है। बिना भेदभाव वो अपना प्रेम हम सब में बांटती है। माँ गंगा के प्रति क्या है बच्चों की अपनी जिम्मेदारी, तो जानने के लिए देखिए गंगा क्विज, सिर्फ डीडी नेशनल पर। न्यू इंडिया संकल्प पे आज हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर। हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में डॉक्टर विक्रम सिंह हैं, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ और साथ ही फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस। सर, राज्य पुलिस का अनुभव भी है आपके पास, तो ये बताइए, जब पहले एयरपोर्ट राज्य पुलिस के पास था, अब सीआईएसएफ के पास आ गया, तो जैसे 100 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, आज 61 सीआईएसएफ के पास हैं, तो हम ये माने फ्यूचर में और एयरपोर्ट भी सीआईएसएफ के पास ही आएंगे फिर? निसंदेह इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये कोई विकल्प नहीं कि अब कोई भी एयरपोर्ट अगर त्रुटि विहीन सुरक्षा चाहता है तो उसको सीआईएसएफ को ही देना होगा। सबसे पहले जब सीआईएसएफ को दिया गया तो हम लोग जो स्टेट पुलिस में थे, तो हम लोगों का ये लोग संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें वो गुणवत्ता नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, धैर्य नहीं है कि ये कर सकें। बल्कि हम लोग जो जाते थे तो ढूंढते थे कोई त्रुटि मिल जाए सीआईएसएफ के कर्मचारियों में, लेकिन वो त्रुटि मिली नहीं आज तक। तब तो बिल्कुल ही नहीं मिली, और अब तो खैर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि उनकी गुणवत्ता में एक क्वालिटेटिव एक परिवर्तन आया है। मैं समझता हूँ कि अब उनके पिछले रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए ये राष्ट्र की मांग है और अनिवार्यता है कि जो भी एयरपोर्ट सब बनेंगे वो सीआईएसएफ के ही पास जाएंगे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, प्रशिक्षण है, अनुभव है। और इसके अलावा आप जब भी देखेंगे, आज तक कितनी बार भी एयरपोर्ट मैंने खुद नहीं देखा और न मुझे सुना है कि किसी ने उत्तेजित होकर सीआईएसएफ कर्मी ने कोई प्रत्युत्तर किसी मुसाफिर को दिया। कितना भी अनरीजनेबल मुसाफिर रहा हो, सीआईएसएफ ने कभी भी कोई प्रत्युत्तर या अभद्र या असंयत व्यवहार नहीं किया। जी बिल्कुल सही, और इसके लिए हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं। दिल्ली मेट्रो में आपने बताया था सुधीर जी, रोजाना 30 लाख से ज्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे फिर इसको आप मीट अप करते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो निभा पाते हैं? ये आपको बताना चाहूँगा कि परहैप्स ये दिल्ली मेट्रो, जहाँ 30 लाख हम लोग यात्री को सुरक्षा प्रदान करते हैं प्रतिदिन, ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा मेट्रो नेटवर्क है जहाँ हम लोग 100% फ्रिस्किंग मोड पे चलते हैं। जी। जिस तरह की थ्रेट परसेप्शन है उसको देखते हुए ये यहाँ एसेंशियल है। और जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो बेसिक है कि डिले भी नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को भी हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि चेकिंग के चलते मेट्रो ही ना डिले हो जाए, अदरवाइज मास रैपिड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत बेखूब अच्छे ढंग से हमारे लोग कर रहे हैं, और किसी भी स्टेशन पे आप ये नहीं देखेंगे कि बहुत लंबी कतार है। बहुत स्विफ्ट हैंडलिंग किया गया है, नंबर ऑफ चेकिंग पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं, ट्रेनिंग दी गई है, प्लस इंटेलिजेंस हो गई, प्रोफाइलिंग हो गई। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 100% फ्रिस्किंग को कर रहे हैं, और महिला सुरक्षा पे बहुत फोकस है हम लोगों का। अल्फा टीम उसके लिए बनाई गई है, और काफ़ी उससे महिला यात्रियों को सुविधा हुई है, और ये काफ़ी सराहा गया है सीआईएसएफ के इस कदम को। तो जैसे आलोक जी, एयरपोर्ट्स में हम पैन इंडिया गए, तो मेट्रो में सिर्फ दिल्ली मेट्रो में ही है, या विचार है कि भविष्य में हम जैसे नोएडा में हो गई मेट्रो या बाकी जगह मेट्रो आती है, वो भी कंसिडर हो सकती है कि सीआईएसएफ करे? देखिए, जैसा हमारा एविएशन सिक्योरिटी एक स्पेशलाइजेशन है जी, उसी तरह मेट्रो सिक्योरिटी भी हमारा स्पेशलाइजेशन है जी। तो यदि कोई एजेंसी चाहती है कि सीआईएसएफ की सिक्योरिटी उन्हें मिले, तो डेफिनेटली हम पूरी तरह तैयार हैं जी, और हम लोग अपनी दूसरी रिस्पांसिबिलिटी भी बखूबी निभा रहे हैं जी। अभी जो नोएडा में मेट्रो चालू हुआ जी, उसमें जो यूपी पुलिस अभी उसकी सुरक्षा देख रही है, तो उन्होंने हमें बोला, तो हमारी जो ट्रेनिंग विंग है दिल्ली मेट्रो की, उन्होंने जितने भी वहाँ के कर्मचारी आए थे, सुरक्षाकर्मी, उन सबको ट्रेनिंग प्रदान की है। तो
हम हमारी सर्विसेज सभी को मालूम है जी, बिल्कुल। कोई मांगेगा हम जरूर देंगे जी। और आप सीआईएसएफ के उस समय महानिदेशक थे जब मेट्रो इंडक्ट हुई, हाँ। तो उस समय किस तरह की बातचीत होती थी? देखिए 2006 में लंदन में जो मेट्रो में ब्लास्ट हुआ था, Yes. उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड दैट दिल्ली मेट्रो आल्सो शुड बी हैंडेड ओवर टू द सीआईएसएफ. In fact, a lot of debate went on. So at the time Dr. Sridharan was in charge of Delhi Metro. So the total at that point of time Metro was not as well spread out, in fact fairly limited. We had made an assessment that we required about 3,000 people to man the entire security. As a matter of fact, we didn't conceive of 100% frisking also, because in a mass rapid transport system uska normally it's never done. We didn't conceive of that. Even then we required 3,000 people. But anyway, at that point of time, what we decided, we sat down and we thought it should be about 50, the strength was reduced, and we started our functions with about half the strength, about 1,600 people. We started. Initially, Metro used to pay the cost of the deployment, but later I think Government of India took a view, because the cost of deployment is very high. I think it's now being borne by Government of India. अच्छा। बट जी मैं बताना चाहूँगा कि उस जमाने में सर ने ही मुझको भेजा था श्री ई श्रीधरन साहब से वार्ता करने के लिए। जब उनके सामने मैंने खाका पेश किया तो उनका पहला ही तर्क था, आई कैनॉट अफोर्ड यू, अच्छा, कि हम आपको नहीं ले सकते हैं। हमने कहा सर एक बार हमारी गुणवत्ता एक बार देख ले, उसके बाद अगर आप ना कर दें मैं मान लूंगा आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पर ये तब है जब आप कॉस्ट न्यूट्रल पर आपने प्रपोजल दिया। जी जी जी। और उसके बाद जब मैंने निवेदन किया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, आपने एक डेमो दिखा दिया, आपने अपनी गुणवत्ता भली बात प्रदर्शित कर दी, क्योंकि अगर ये गुणवत्ता से हम आश्वस्त नहीं होते तो हम शायद इसको मना कर देते आपके। पर उसी गुणवत्ता के आधार पे, जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी राज्य पुलिस की बनिस्बत सीआईएसएफ ही करे, क्या मेट्रो में भी आप कहेंगे कि सीआईएसएफ चाहे किसी भी राज्य में हो प्राथमिकता सीआईएसएफ को मिले? देखिए जो आपने महारत हासिल कर ली है, जो आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, मैं तो स्टेट पुलिस का डीजी 2.5 साल रहा हूं, वो शायद आने में बहुत समय लगेगा, तब तक दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। मेट्रो के बारे में ये कहना चाहूंगा कि देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप के विजन में सीआईएसएफ की जो प्रोफेशनलिज्म है सिक्योरिटी मैटर्स में, उसका एग्जांपल दूंगा मैं। जैसा अहमद साहब ने कहा, 2005 जुलाई में जिस दिन लंदन मेट्रो एक्सप्लोजन हुआ, इंसिडेंटली उस दिन अपने द देन प्राइम मिनिस्टर एनएसए सब लंदन में ही थे। अच्छा। एंड आई रिमेंबर द एनएसए रैंग मी अप फ्रॉम ऑन दैट डे, सडनली इट अकर्ड टू द प्राइम मिनिस्टर, एनएसए आस्क्ड मी कि पीएम वांट्स टू नो कि मेट्रो की सिक्योरिटी किसके पास है। तो हमने कहा कि लोकल पुलिस के पास है। इसी नहीं, पीएम वांट्स कि सीआईएसएफ के पास, क्यों सीआईएसएफ के पास नहीं है? So देखिए political leadership also has recognized the merit of CISF, watching from the aviation security, and that's how the decision. And it's a credit to the CISF कि 2007 से 12 साल हो गया। जैसे मैंने कहा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी में एक हाईजैकिंग नहीं हुआ, मेट्रो भी इतना हेवी फुटफॉल होने के बाद आज तक 12 साल में कोई घटना नहीं हुई। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। That's very nice and congratulations once again to the entire team CISF. Quality is the hallmark of Central Industrial Security Force. We are now joined by Shri Shyam Saran, former Foreign Secretary and National Security Advisor. Thank you so much, Mr. Shyam Saran, for joining us on the program New India Sankalp. Please tell us, how do you see the role of CISF in this dynamic, interconnected world? I think the role of CISF must be looked at in the very complicated security situation that we are confronting today. As you know, today we are living in a world where threats to national security are not only through the armies crossing borders and threatening the country. Many of these threats, in fact, are economic threats, and they can have very, very major consequences. So if there is an attack on the country's infrastructure in terms of, for example, airports, railway stations, or if there is an attack against very important and sensitive people working in various government organizations, the results of that can be quite devastating. You have seen what happened, for example, in 2008 during the very major terrorist attack on Mumbai. So we have to be very alert to these kind of threats, because we are living in a very interconnected world, both domestically as well as internationally. So in this very, very complex network, if there is an attack even on one component, it can have devastating consequences all around. So it is extremely important that we have a highly trained professional force like the CISF to help us in deal with these kind of threats. Thank you very much, sir. As you rightly said that even Mumbai 26/11 terror attacks was a
a turning point for CISF, because post that another amendment happened to CISF that even private sector could have afford the CISF services. So how did the private sector responded, Ahmed Saab? Yeah, private sector was very enthusiastic. I think of the first instance, several private sector must have approved the CISF. As a matter of fact, I think Mr. You should be able to handle take this question much better than me. Alok ji. See, we have the mandate to look after the security of private sector after 2009, after the amendment in the CISF Act. Now, at the moment, it is restricted to 9 critical units, some very, very important units, and we are doing it in a different mode, like we are doing in a public sector undertaking. Slightly different model we have suggested to them, and we are doing it. And we are working, doing that very effectively, and I think they are very satisfied with our. जी बिल्कुल, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के जब हम पार्टनर्स कहते हैं CISF को, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में न केवल बड़ी इंडस्ट्रीज, MSME सेक्टर आगे बढ़े, ये भी बहुत जरूरी है. अगर MSME ये कार्यक्रम देख रहा है, उन्हें लगता है कि वह CISF का सुरक्षा कवर चाहिए, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए अमित जी, जहां असुरक्षा एक कॉमन डिनोमिनेटर है, वहां पर इनकी मांग करना बिल्कुल जायज़ है. विशेषकर जैसा कि शरण साहब ने कहा कि आज के एक बहुत ही विचित्र वातावरण में, पर्यावरण में ये अनिवार्यता है, एक विकल्प नहीं है, ये अनिवार्यता है सुरक्षा होना, तभी कोई उद्योग फले फूलेगा. और उसमें जरूर है कि एक ऐसे व्यावसायिक दक्ष बल की, और CISF से बेहतर व्यावसायिक दक्ष बल हो नहीं सकता है. कम लोग जानते हैं कि सर आपके टाइम में साइबर सिक्योरिटी, जो तब कम लोग जानते थे, साइबर सिक्योरिटी की सुरक्षा के बारे में भी CISF ने पहल की थी. और ये भी एक अजूबा ही है कि जो भारत की अग्रणी कंपनी है साइबर सिक्योरिटी में, वो हमारे सबसे पहले ग्राहक होने के लिए तैयार हो गए थे, जो कि आज माने जाते हैं, पर्याय माने जाते हैं साइबर वर्ल्ड में. लेकिन ये आपने सही कहा, कहाँ असुरक्षा हो तो CISF ही उसका एक समाधान के रूप में दिखाई पड़ता है. जी बिल्कुल. लेकिन अहमद साहब, अब तो भारत में इंडस्ट्री 4.0 की बात होती है कि नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इतनी टेक्नोलॉजी है, और इंडस्ट्री 4.0 मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. तो नई टेक्नोलॉजी आप क्या देख रहे हैं जिसे CISF अडेप्ट कर सकता है, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, मेट्रो या अन्य इंस्टीट्यूशंस की? See, technology has advanced a lot all over in security field. So what has happened, I gave you an example of Delhi Airport. In Delhi Airport, we are proud that we have inducted the latest technology in the aviation sector. The same technology applies elsewhere also, primarily in access control systems or advanced warning systems, and video analytics have come up in a big way. Take the case of Delhi Airport. There are about 4,000 cameras plus video analytics. As a matter of fact, it's not possible for anyone to physically monitor 4,000 or 5,000 cameras. So what we do is, in that case, we have a greater reliance on video analytics. Video analytics means intelligent video system. In fact, artificial intelligence driven. It's, well, in a way, yes, but then what is the video analytics is a little different than that. Each camera is built in with a particular system. In fact, it could be a no motion detection or a motion detection, or people going in opposite direction, it should be detected, or a facial recognition system, so on and so forth. And in fact, technology is very well advanced, and like I pointed out earlier, it's a matter of great pride that the CISF is able to handle this technology in a much better manner. Or take the case of perimeter intrusion detection systems. In fact, we have the latest perimeter intrusion detection systems which are handled by CISF at the moment at the airports and elsewhere. Yes, बिल्कुल. तो जैसा हम जान रहे हैं CISF की विशेषता, तो ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स तो है ही, लेकिन सुधीर जी, चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे उत्तर प्रदेश की रजा लाइब्रेरी, इस तरह के मॉन्यूमेंट्स और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को भी गार्ड करता है CISF? यस, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लगभग जितने भी आइकॉनिक और पुरातत्व इस तरह के जो धरोहर हैं, वो सारी जगह CISF है. लाल किला दिल्ली में देख लें, ताजमहल देख लें, सलार जंग म्यूजियम देख लें. अच्छा, ये सारे जगह हम लोग सुरक्षा दे रहे हैं. आयकर भवन भी दिल्ली में, आयकर भवन दिल्ली में हम लोग दे रहे हैं. तो भवनों की सुरक्षा एक इम्पोर्टेंट चार्टर है हमारा, और उसमें हम लोग काफ़ी एक्सेल किए हैं, और वो हमारी एक फोटे है. जी, जैसा एयरपोर्ट है उसी तरह से एक विंग हमारा है जो कि भवनों की सुरक्षा में स्पेशलाइज करता है. जी बिल्कुल. लेकिन KM सिंह साहब, थोड़ा बताइए, जब हम 1969 में CISF ने शुरुआत करी तो उसे वॉच एंड वार्ड पुलिस बल कहा जाता था. दशक दर दशक जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है कि जैसे CRPF में हम देखते हैं कि फेस टू फेस एनकाउंटर्स बहुत होते हैं, तो क्या आपको लगता है CISF को सॉफ्ट पोस्टिंग्स हैं या CISF की भी पोस्टिंग्स बहुत हार्ड पोस्टिंग्स हैं? नहीं, पहले तो मैं, आपने जो कहा CISF 1969 में शुरू हुआ, एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ
2800 फोर्स से शुरू हुआ, आज 50 साल जब पूरा हो जा रहा है तो 2017 में गवर्नमेंट ने इस फोर्स का टोटल स्ट्रेंथ सैंक्शन इंक्रीज करके 1,80,000 कर दिया। अच्छा, 2008 से 800 से 1,80,000, 50 साल में 64 गुना वृद्धि हुआ है। इट इटसेल्फ शोस amazing growth that the force has। बाकी जो इसकी कार्य कुशलता या अदर चीज़ों के बारे में आपने पूछा, तो इस फोर्स में इतनी रेजिलियंस है कि बराबर लगता है कि डिमांड इतनी है, संख्या बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जो हमारे हॉस्टाइल फोर्सेज हैं उनकी नॉलेज साइबर सिक्योरिटी के बारे में बढ़ती जा रही है, कहाँ तक कोप अप कर पाएगा, लेकिन इस फोर्स ने किया है। जो टेक्नोलॉजी के बारे में आपने, वहाँ मैं कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, मुझे एक बराबर एक चिंता रहती है कि आज जो जितने इंस्टॉलेशंस है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सीआईएसएफ जहाँ भी है घेराबंदी तो ऐसी है कि वहाँ मेरे ख्याल से कोई तिनका भी नहीं घुस सकता है। अच्छा। उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पुलवामा में हुआ 14 फरवरी को, और उसके एक दिन पहले 13 फरवरी को जो ईरान में हुआ, जो कि अगेन सिमिलर मोडस ऑपरेंडी, जैसे अलहद ने 27 ईरानी गार्डियन फोर्स को मार दिया, तो ये जो है एक इसका एक दहशत बच जाता है। तो सीआईएसएफ का जो आउटर, जैसे कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में अंदर बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन जो आजकल द बिगेस्ट थ्रेट नाउ इज इमर्जिंग द मोडस ऑपरेंडी इज हेवी व्हीकल एक्सप्लोसिव लिडन। तो एक स्टेट ऑफ द आर्ट अंडर व्हीकल मल्टी एंगल डिटेक्शन सिस्टम, कि गाड़ी गुजर जाए उसके अंदर एक्सप्लोसिव कुछ अपने आप पता चला जाए, कंप्यूटराइज। मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हो सकता है चाहे एयरपोर्ट के अंदर बने या बाहर बने, लेकिन आम जनता मरेगी और इसका एक दहशत बन जाएगा। जी बिल्कुल। 14 फरवरी 2019 का आपने जिक्र किया, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, हम उन्हें नमन करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आप थोड़ा बताइए 9 फरवरी 2006 की घटना, आप महानिदेशक थे और धीरेन्द्र जी सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर किस तरह से छत्तीसगढ़ में एक नक्सली हमले में शहीद हुए, उन्हें बाद में कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया गया मरणोपरांत, लेकिन वो वाकया क्या था? ये इंसिडेंट हुआ किरंदुल में, छत्तीसगढ़ की किरंदुल में। वहाँ पे हिरोली एक मैगजीन है, एनएमडीसी की एक मैगजीन, जहाँ पे एक्सप्लोजिव्स वगैरह रखा करते थे, एंड दैट वाज गार्डेड बाय सीआईएसएफ, एंड द हेड ऑफ द यूनिट इंचार्ज वाज डीएनपी सिंह, सब इंस्पेक्टर थे वो, जो शहीद हो गए वहाँ पे। तो उसमें ऐसा हुआ दैट एंटायर एरिया इज इन्फेस्टेड बाय नक्सलाइट्स, and about 600 to 700 Naxalites armed with weapons and explosives, they surrounded the camp, and then they attacked this camp very badly, and our boys fought very bravely for a long time. Jagah काफ़ी isolated थी, and they had to make do with their own things. About section of people, about 8 people were there. They fought very bravely, and after very long battle, they were badly overpowered by these Naxalites, and there were a lot of bombs were thrown, cocktail bombs, etc. And eventually all the 8 of them were martyred, they died during this encounter. In this encounter, sub-inspector who fought so bravely, he was awarded with Kirti Chakra. In fact, this is the first Kirti Chakra ever awarded to CISF at that point of time. So it's a great honor to CISF, and the fact that he fought so bravely, that also is a matter to be noted. And what Mr. K.M. Singh also had mentioned, CISF is not fully equipped, unlike CRP or the BSF. These forces keep on having these kinds of incidents. CISF, by nature of work, is perhaps was not used to this kind of work. But then Mr. Vikram Singh also had joined the force a little later. We did gear up our own training. इतनी training हुई गई, उसके बाद जितने भी incidents हुए, I think CISF had been able to very successfully repel those attacks, especially in the left-wing extremist areas. ये जो इंसिडेंट की बात हो रही है, उसके बाद वहाँ पे इतना अच्छा fortification and infrastructural improvement and the professional improvement in the operational capability हुआ है कि उसके बाद भी कई बार attempt हुए हैं. Every time successfully, every attack was repelled. एंड ये जो स्टोरी जो मैं बार बार कहना चाहूँगा कि वॉच एंड वार्ड फोर्स आपने जैसे कहा, ये
फॉर्मेशन की जो स्टोरी है, जी, देखिए इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि हम जो CISF है वो माइंस से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक है जी। वी आर गार्डिंग दी आयरन ओर, वी आर गार्डिंग दी स्टील प्लांट्स, we are guarding the bauxite, we are guarding the aluminum plants, we are guarding the coal and we are guarding the power sector. Then we have basic technology like BHEL, and we are guarding up to the niche technology like the space Department of Space Installations, and then from this industries we are guarding up to the service sector, like aviation sector and the VVI security. From public sector to private sector, from infrastructure to the strategic installation. So this is not a very easy transformation, a very successful transformation, and the nature like we develop these operational capabilities also, and but the beauty is that we have blended our soft skills with the paramilitary nature of the force in such a nice manner that like we are guarding the sensitive units in J&K, we are guarding the sensitive units in northeastern India, we are guarding the left wing extremist area, large number of units, and we are very successful in guarding those also. So now we have developed those operational capabilities also very well. जी बिल्कुल, तो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हमें से बड़ी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकेंगे, लेकिन जहाँ तक शहीदों की बात है, वो किसी भी पुलिस बल के हों, हम उन्हें नमन करते हैं कि वो भारत माता की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद आप ज़रूर गौर फरमाएं कि भारत के वीर.gov.in पर जाकर आप कैसे शहीदों के परिवार को मदद कर सकते हैं। गंगा सिर्फ नदी ही नहीं, हमारी पहचान है, तो क्यों ना जीवन को जी भर के जिया जाए, इसके हर एक पहलू को समझा जाए। जानने के लिए देखिए गंगा क्विज, सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर। न्यू इंडिया संकल्प में आज हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर। यहाँ पर हमारे साथ सुधीर कुमार जी हैं, आईजी NCR CISF के। सर, आप भी एक वाक़या बताना चाह रहे थे, वो बताइए, और साथ ही भारत के वीर.gov.in पर जाकर जनता कैसे मदद कर सकती है शहीदों के परिवारों की। जैसा कि अभी हमारे ADG साहब ने बताया किस तरह से हम लोगों ने अपनी ऑपरेशनल कुशलता को बढ़ाया है। ये 2012 की बात है, 4 और 5 की रात्रि की बात है। मैं DIG CCL करगली होता था। एक पिपरवार करके जगह है, वहाँ अशोका चेक पोस्ट है, उसको रात को करीब 11:30 बजे 300 नक्सलियों ने उसमें घेर लिया। हमारे सर उसमें 32 बल सदस्य थे और एक सब इंस्पेक्टर यादव, ही वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट कैंप। और घिरने के बाद से उन पे लगातार तेज़ फायरिंग शुरू हुई और हमारे बल सदस्य वो 24, आप विश्वास करें, सुबह के 4:30 बजे तक, सर्दी हल्की थी उस समय तक, मोर्चा संभाले रखे और उसमें 2 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसकी लाश भी अगले दिन हम लोगों ने रिकवर किया। और इतने अच्छे तरीके से हमारे लोगों ने लोहा दिया कि वो एक आज उदाहरण है नक्सल के खिलाफ किस तरह से CISF मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब हम अगले दिन सुबह करीब 5 बजे जब रोड क्लियर मिला, तो मैं जब उस कैंप में पहुंचा, तो जब हम अपने जवानों से बात कर रहे थे, तो मैंने उनके थकान को देखते हुए उन्हें ऑफर किया कि आज तुम लोगों को मैं रेस्ट देता हूँ, दूसरे को भेज देता हूँ। हमारे हर एक जवान खड़ा होके बोले कि नहीं साहब, जय साहब, मुझे यही ड्यूटी करनी है और अभी मुझे यहाँ से नहीं हटना है। ये जज्बा और जोश था हमारे लोगों का उस दिन, उस घटना। ये जज्बा बने रहना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर कोई हमला हो तो कई बार घबराहट लाजमी है। डॉक्टर विक्रम, बिल्कुल ठीक है आपने अमित जी, लेकिन मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं MMTC के उसी क्षेत्र में जिसके ऊपर आक्रमण हुआ था और नक्सलियों के इस प्रचंड आक्रमण के उपरांत जहां उन्होंने हमारे जवानों के शवों को क्षत विक्षत भी किया, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा, सब इंस्पेक्टर यादव वहां पर भी थे, मैंने कहा कि आप अगर अपना परिवर्तन चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। उनका मेरी लाश के ऊपर से अगर मैं गुजरूं, अगर मैं यहाँ से जाऊँ, ये उत्तर आज तक मुझे ऐसा उत्तर कभी नहीं मिला। ये वाकई युद्ध भूमि में इतने बड़े नरसंहार के बाद भी मनोबल आसमान छू रहा था और किसी भी जो 18 कर्मी थे, एक ने भी नहीं कहा कि मुझे यहाँ से हटा दीजिए। उस रॉ करेज को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। ऐसे ही 1 या 2 जहाँ मिल जाए तो मालूम करिए कि क्रांति आ जाती है, जिसने न कभी पीठ दिखाई, न कभी झुका, न कभी भागा, और उसने, और मैं समझता हूँ कि फिर आगे मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। मैं नमन करना चाहूंगा उस शहादत को। जी बिल्कुल, हम नमन करते हैं। लेकिन आर्थिक
मदद के लिए थोड़ा बताइए, रिस्पॉन्स कैसे आता है? भारत के वीर के बारे में पूछा, ये एमएचए की बहुत अच्छी पहल है, जिसके तहत एक ये पोर्टल वेबसाइट बनाया गया है और उसमें जो भी हमारे सीएपीएफ के शहीद हैं 2016 के बाद के, उसमें लोगों को ये सहायता दी गई है और उसके पहले के लोगों को वो कॉर्पस से सहायता दी जाती है। किसी भी एक बल सदस्य के फैमिली को जिसके इस तरह के दुखद घटना का शिकार होते हैं, मैक्सिमम उनको 15 लाख रुपए की योगदान पब्लिक द्वारा मिलती है और कोई भी हमारे देश के नागरिक उस साइट पे जाकर के और एमएचए का वो साइट है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं और जिन बल सदस्यों का उनके फैमिली का वो 15 लाख का वो पूरा हो जाता है तो वो पैसा आपका वो एक कॉर्पस में चला जाता है और वो कॉर्पस से बाकी लोगों को जो 2016 के पहले के लोग थे उन लोगों को भी, उनके परिवारों को इससे लाभान्वित किया जी। तो बिल्कुल होम मिनिस्ट्री इनकम टैक्स एग्जेम्पशन भी है, इसमें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसकी काफ़ी इसका हिट है उस साइट का और आज सर ये पुलवामा केस के बाद मैं आज ही वो साइट देख के आया था, सारे के सारे आज के डेट में ऐसा कोई भी 2016 के बाद का हमारा शहीद का परिवार नहीं है जिसको कि उस साइट के थ्रू 15 लाख रुपए ना मिला। जी बिल्कुल, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं जनता को, ताकि एक पब्लिक पुलिस पार्टिसिपेशन हो रहा है और आर्थिक मदद से भी लाभ मिलता है। तो यदि आप हेल्प करना चाहें फाइनेंशियली तो आप bharatkeveer.gov.in पे जा सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कॉर्पस में पैसा दें या इंडिविजुअल मार्टर फैमिली को दें, जहां पर 15 लाख की सीमा रखी गई है ताकि वाइड स्प्रेड मैक्सिमम कवरेज हो सके सभी मार्टर के परिवारों को। और जैसा के एम सिंह साहब ने कहा, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा 80G अंडर सेक्शन 80C आपको उस पर कर की भी रियायत मिलेगी। लेकिन जहाँ तक पुलिस बल की बात है, मिस्टर सिंह बता रहे थे 1,55,000 तो है और 1,90,000 तक की सैंक्शन हो गई, 1,80,000। इसमें जेंडर इक्वालिटी के देखें तो महिलाएं कितनी शामिल हैं इस बल में? हम जो जितने भी सीएपीएफ हैं परसेंटेज वाइज सीआईएसएफ में ही सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, करीब 9,000 के आसपास 6%, 6.12% महिलाएं अभी सीआईएसएफ में हैं और इनका प्रतिशत हर भर्ती के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तो ये हम वीमेन एम्पावरमेंट के लिए महिला, हमारा पब्लिक इंटरफेस भी बहुत है, तो एविएशन जैसे एयरपोर्ट्स हैं, मेट्रो है और जो हमारे टूरिज्म आइकॉनिक स्ट्रक्चर जहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पे हमें की सेवाओं का बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग की तस्वीरें हम देख भी सकते हैं डॉक्टर विक्रम, कितनी कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, हम देख रहे हैं महिलाओं को वहाँ पर। निसंदेह अमित जी, लेकिन आपको जान के संतोष और हर्ष होगा कि हमारी महिला कर्मी पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं, प्री कमांडो ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट, और इस मामले में ये ठीक किसी को भी प्रत्युत्तर देने में पूरी तरह से सक्षम है। इनकी फील्ड क्राफ्ट, वेपन, टैक्टिक्स और अनआर्म्ड कॉम्बैट में ये किसी से भी 19 नहीं बल्कि 20 पढ़ सकती हैं और किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए पूरी तरह से भली भांति प्रशिक्षित है और मनोबल तो खैर आसमान छू रहा है। जी बिल्कुल, आइए प्रशिक्षण की एक झलक और देखते हैं। And the pride of the CISF is their Mahila Battalion. All women commandos of the CISF have to go through almost the same training schedule as their male counterparts. Seeing was believing. Recently, the CISF Jawans have mastered a technique that has put them in an elite league. How to strip and stitch a hot weapon in combat situation, and at times doing the task even blindfolded. Women commandos seems to have gained an upper hand. Have a look at this one. A perfect answer to the Naxalites. What came next was न्यू इंडिया संकल्प में आज हमारे साथ SIS अहमद साहब हैं। आप पूर्व महानिदेशक हैं CISF के और साथ ही CRPF के भी।
सर, आज का युवा जहां पर उसके पास जॉब के बहुत से विकल्प हैं, स्टार्टअप भी कर सकता है, कितना आकर्षित हो रहा है वह पुलिस बल ज्वाइन करने में? ये तो बड़ा कठिन सवाल है जी। But yes, these forces have a lot of attraction. In fact, the boys who come out, in fact, they want to join these forces in a big way. And of all the paramilitary forces, I must say that CISF has become the most popular one. Perhaps maybe it has locational advantage, therefore more people want to join the CISF. But at the same time, this is in no way less strenuous or less hard. In fact, even in CISF, you are supposed to do a lot of hard postings. They are posted in far-flung areas and Naxalite-affected areas, even terrorist-affected areas, in northeast, in all these areas, and they have to perform equally hard duties. But the nature of work may be a little different than what CRP, what the BSF would be doing. But at the same time, even in CISF, they are required to perform these duties, and which I'm sure the kind of training which they are given, with the kind of exposure that they're given, they're doing, and the long hours of duty. In fact, इसमें जो होता है CISF में long hours of duty, even whether it's the airport or installations, the hours of duty are very long and meticulous performance of duty. It's not that they can ignore even 1 minute, and there's no scope of any error. It's a zero error force. It's got, you can't make one mistake in CISF. So these are certain things in the CISF, and I'm sure a lot of boys and girls are getting attracted to these forces. जी, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी संस्था उतनी ही सफल होगी जब उसके पास बहुत अच्छे मानव संसाधन होंगे। लेकिन हमारे पास अच्छा HR आ गया, अच्छी हमने ट्रेनिंग ले ली, लेकिन साथ ही मिस्टर KM सिंह, हमें अच्छी इंटेलिजेंस भी चाहिए। आपने तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम भी किया है, CISF का क्राइम एंड इंटेलिजेंस विंग कैसे देखते हैं आप? नहीं, CISF का देखिए, कहीं भी देखिए, इंटेलिजेंस विंग हर फोर्स का एक बैकबोन होता है और उसके बेसिस पर ही अगला स्ट्रेटजी प्लान होता है। तो CISF का भी, मैं तो जब DG CISF था, पुरानी बात हो गई, बट हमारे जो बेस्ट ऑफिसर DIG हुआ करता था उसको इंटेलिजेंस ब्रांच में डालते थे। अच्छा। बिकॉज जैसा मैंने कहा, बैकबोन है एंड दे आर अमेजिंग। जैसे मेट्रो के बारे में बता रहे थे, देखिए इंटेलिजेंस की बात है तो 20 या 30 लाख पैसेंजर्स फुटफॉल एवरी डे है, कितना भी स्क्रीनिंग करें फिर भी कुछ रह सकता है। इंटेलिजेंस ब्रांच, पैसेंजर प्रोफाइलिंग, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिससे तो उसमें देखिए, नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस। आज इतने सालों के बाद भी, चाहे एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो, मेट्रो सिक्योरिटी है, कुछ सक्सीड नहीं, कोई कहीं फेलियर नहीं हुआ है। इसमें मैं तो CISF के इंटेलिजेंस विंग को भी बहुत क्रेडिट दूंगा। जी बिल्कुल देते हैं, लेकिन अगर हम भविष्य में देखें, ये सिलसिला बरकरार रहे, सुरक्षा और बेहतर हो, क्योंकि जो क्लाइंट हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो हमेशा चाहेंगे गुणवत्ता आगे बढ़ती रहे। आप तो क्योंकि IPS हैं ही, डॉक्टर भी हैं, इकोलॉजी में आपने PhD की है, पर्यावरण को इतनी करीब से देखते हैं, कैसे हम एक एबिलिटी डेवलप करें कि पता लग जाए सामने वाला कोई नापाक इरादे लेकर तो नहीं आया? देखिए, भविष्य में आपकी कामयाबी इस पे बहुत हद तक डिपेंड करेगी कि आपने टेक्नोलॉजी को कितना इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर हमने पहले चर्चा की है। मैं निवेदन करूंगा, 4 बिंदु अगर आप देख लें: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स, और इसके अलावा फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी एडेड बाय ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये बहुत अनिवार्यता है। और सबसे अच्छी पुलिस फोर्सेस ने इनको आत्मसात किया है और इसका अनुपालन भी किया है, और इसके बड़े ही अच्छे क्रांतिकारी परिणाम आए हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट शेष बचा है। आलोक जी, खेलों से कैसे देखते हैं आप जुड़ाव? क्योंकि जब 67th ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में, तो CISF ने ही मेज़बानी की थी। CISF स्पोर्ट्स को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। हमारे स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं इस चैम्पियनशिप में, जिसकी आप बात कर रहे हैं। हमारा 5th stood 5th in that competition, एंड हमारे यहाँ बहुत इंटरनेशनल लेवल के एथलीट भी हैं। हमारे पूरे CAPF में एकमात्र जो द्रोणाचार्य अवार्डी भी CISF में ही है। एंड हमारे पास कई अर्जुन अवार्डीज भी हैं और काफ़ी अच्छे हैं, और वी आर रेगुलरली प्रमोटिंग दी स्पोर्ट्स इन। जी चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि जब हम सभी खेलों से जुड़ेंगे तो न केवल शारीरिक सेहत बनेगी, मानसिक सेहत भी बनेगी, और सुरक्षा कर्मी भी यदि हम हैं तो सेहतमंद होना बेहद अनिवार्य है। आज CISF के 5 दशकों के सफर पर बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, और पूरी टीम CISF को हम सल्यूट करते हैं और थैंक यू भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 50 years। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
आप देख रहे हैं डीडी नेशनल।